वेलकम टू रॉयल एजुकेशन मिशन। हमारे YouTube चैनल रॉयल एजुकेशन मिशन पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने आप सभी को जानकारी दी थी कि हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को निःशुल्क कक्षाएं प्रोवाइड कराने का कार्य करेंगे। जहां आपकी पहली कक्षा 10 की मैथ की रहने वाली है और इससे भी पहली प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम आपको संख्याओं के बारे में समझाने जा रहे हैं, ताकि ये संख्याएं आपको जानकारी मिलने के बाद प्रश्नावली समझते समय किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। सबसे पहले आपकी आती है प्राकृतिक संख्या। ये वास्तविक संख्या का ग्रुप है। प्राकृतिक संख्याएं, मान लीजिए आप किसी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और वहां आपसे बोला जाए एक विद्यार्थी को खड़ा करके कि भाई आप जो है बैठे हुए सभी बच्चों की संख्याओं की काउंटिंग करिए। तो काउंटिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही करके चले जाएंगे। तो जो आपकी संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होने वाली हैं, जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और जाती कहां तक है? ये अनंत तक जाने वाली है। अर्थात शुरू तो 1 से हो रही है लेकिन खत्म नहीं होती है। ऐसी संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसके बाद अगली संख्या आपकी पूर्ण संख्या, जिनको अंग्रेजी में होल नंबर बोला जाता है, और प्राकृतिक संख्या को आपको नेचुरल नंबर कहा जाता है, जिसको एल से निरूपित करते हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में बहुत थोड़ा सा अंतर है। जहां आपकी प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, वहीं आपकी पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 और कहां तक जाएंगी? यह संख्याएं भी आपकी अनंत बन जाएंगी। अर्थात संख्या शुरू तो होती है लेकिन खत्म नहीं होती है। आप कोई भी जितनी भी बड़ी संख्या सोच सकते हो सोचिए, उसमें जैसे ही आप 1 प्लस करेंगे तो उससे ठीक अगली संख्या बन जाएगी। तो उसमें संख्याओं का अंत नहीं होता है। इसके बाद आपका पूर्णांक। पूर्णांक आपके धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह से हो सकते हैं। सपोज यहां हमने रखा 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। अब इसके जब हम राइट साइड में चलेंगे तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 इवन ऐसे चले जाएंगे। और जैसे इसके हम बाईं ओर चलेंगे तो इधर की ओर कैसे चलेंगे? -1 -2 -3 और ऐसे ही हम इसको भी अनंत तक लेके जाएंगे। तो इस तरह की संख्याएं जो आपकी माइनस भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती हैं, वो आपके पूर्णांक कहलाते हैं। 0 आपका जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। इसके बाद आते हैं परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्याओं को बड़ा ध्यान से समझेंगे। इनको कहा जाता है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, जहां P आपका अंश होता है और Q आपका हर हो सकता है। अर्थात कहा जाए तो जिनको हम भिन्न के रूप में रख सकते हैं, तो वो आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी लागू हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक भिन्न को आप परिमेय संख्या कहेंगे। अब इसकी जो कंडीशंस हैं वो समझनी है। जहां आपका P/Q रखा हुआ है तो पहली कंडीशन है, जो आपका Q है वो कभी भी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात आपका जो हर है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है, ये दोनों ही आपके पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। P और Q आपके पूर्णांक होने चाहिए, तभी आपकी ये परिमेय संख्या कहलाएगी। पूर्णांक से मतलब है यहां का 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ये आपके सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह की संख्या हो सकती हैं। लेकिन यही आपको कहा जाए कि √2 √3 √5 क्या यह भी परिमेय संख्याएं हैं? तो आपके मन में एक सवाल आएगा, किसी भी संख्या के अपवन में यदि हम 1 रख सकते हैं तो यह भी आपका परिमेय संख्या बन जाएगा। P/Q जो दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब जैसे कि √2 √3 √5 इस तरह की संख्याएं हैं, ये अपने आप में पूर्णांक नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते? इसको मेरा अपना एक लॉजिक है, मैं जो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपकी जो परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं, इनको पहचानने में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। देखिए पूर्णांक
यदि आप इसको तोड़कर देखिए तो इसका मतलब है पूर्ण अंक, पूर्ण अंक। अर्थात पी और क्यों, ये पी जो है आपका और क्यों जो है ये अपने आप में पूर्ण अंक होने चाहिए। जहां भी ये दोनों पूर्ण अंक है वो आपकी परिमेय संख्याएं डेफिनेटली मानी जाएगी। जैसे यदि आप √2 को, √3 को, √5 को, √7 को यदि आप इनको रूट से बाहर निकाल के लाएंगे तो ये अपने आप में पूर्ण संख्याएं नहीं रहेंगी। इनका मान जो है वो दशमलव वगैरह में आएगा तो ये पूर्ण अंक से बाहर मानी जाएंगी और तब ये संख्या क्या होंगी आपकी, ये ऐसी कंडीशन में आपकी अपरिमेय संख्याएं बन जाएंगी। जब आपने परिमेय समझ लिया तो इसका ठीक अपोजिट जो आपका अपरिमेय है। ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याओं की शर्तों की पूर्ति नहीं करती हैं, जो परिमेय संख्याओं की शर्त पर पूरा नहीं उतरती हैं, वो संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। इसके बाद आता है आपका भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। मैं थोड़ा यहां से ऊपर लिख देता हूं ताकि बोर्ड पर नीचे का हिस्सा कटेगा। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं, एक होता है आपका सम संख्याएं, एक होता है आपका विषम संख्याएं। ध्यान दें, पहले मैं आपको भाज्य और अभाज्य से पहले आपको मैं एक बार सम और विषम बता देता हूं। सम संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो। अर्थात आपकी परिभाषा के अनुसार ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सकती हों, जो 2 से विभाज्य हो, वे सभी संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याएं इसका ठीक उल्टा करेंगे, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ये 2 से विभाज्य नहीं है, वो संख्या आपकी विषम संख्याएं कहलाएगी। जैसे 3 है, 5 है, याद है कारण ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं है, जो 2 से नहीं भाजित होती है, नहीं कटती हैं, वो सारी विषम संख्याओं के अंदर आती हैं। फॉर एग्जांपल 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, तो ये सभी 2 से विभाजित नहीं होती हैं और उनमें से कुछ संख्या 3 से विभाजित होती हैं, सारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो संख्या 3 से विभाजित होती है वही विषम संख्या होंगी, नहीं। हम तो इतना ध्यान रखिए जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। अब इसके बाद मैं आपको सुनाता हूं भाज्य और अभाज्य। इसको पहले सम और विषम को समझाने का मेरा उद्देश्य क्या रहा है वो अभी समझ में आएगा। भाज्य संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा अन्य गुणनखंड किए जा सकते हो, वो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य नहीं हो सकते, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। पहले की परिभाषा क्या है, जिसके गुणनखंड एक व स्वयं के अतिरिक्त हो सकते हो, हो सकते हो। जिसके गुणनखंड एक व स्वयं के अतिरिक्त हो सकते हो, अर्थात यह भी कहा जा सकता है ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके एक और सम के अतिरिक्त अन्य
कोई भी गुणनखंड, अन्य कोई भी गुणनखंड नहीं है, वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2, 3, 5, 7। अब मैंने यहां तक लिखा है, आप मुझे बताएं क्या 9 भी आपकी अभाज्य संख्या हो सकती है? आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि 9 आपकी विषम संख्या तो है, लेकिन साथ में ये भाज्य भी है। आप 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, आप 9 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, और आप इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात 2 से अधिक इसके गुणनखंड है, तो इसलिए एक विषम संख्या तो हो सकती है, लेकिन अभाज्य नहीं हो सकती है। ये ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको पहले सम और विषम कराया है, ताकि आप ये गलती न करें। तो 7 के बाद क्या आएगा आपका? 9 नहीं, 11 आएगा। 11 के बाद 13 आएगा। अब 13 के बाद 15 नहीं आएगा, क्योंकि 15 जो है आपका 3 से और 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इसके बाद आपका क्या आएगा? 17 आएगा, 19 आएगा। ठीक है? तो ऐसे ही जो संख्याएं केवल 2 स्वयं से और 1 से विभाजित हो सकती हैं, वो आपकी अभाज्य हैं, और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, वो आपके भाज्य संख्या है। आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और ताकि ये संख्या आपको अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रश्नावली जो 1 है वो स्टार्ट होगी, और एनसीईआरटी पैटर्न रहेगा, हिंदी माध्यम का हमारा। वेलकम टू रॉयल एजुकेशन मिशन। आज कक्षा 10 के मैथ की प्रश्नावली 1.1 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हम शुरू कर रहे हैं, जहां आपका पहला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। आपको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें पहले प्रश्न का पहला ही खंड आपका है 135 तथा 225। देखिए कैसे हम क्रमानुसार इसका निकालते हैं एचसीएफ। और उससे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दूंगा, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि भाग के सवाल किस तरह से किए जाते हैं। भाग के सवाल में एक चीज होती है जहां भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल और प्लस शेषफल, जहां यह नियम काम करता है। इसी नियम के आधार पर आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको समझनी है। मान लीजिए भाजक बराबर a है, भाज्य आपका b है, भागफल आपका q है, और शेषफल आपका r है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। इस आधार पर आप सवाल को हल करेंगे। a क्या है आपका? a आपका भाजक है, b आपका भाज्य है, q आपका भागफल है, और r आपका शेषफल है। जब मैं a को b से डिवाइड करूंगा तो यहां पर कुछ इसका भागफल आएगा जो हम q से निरूपित करते हैं। यहां कुछ प्रक्रिया होने के बाद इसका शेषफल आएगा, जिसको हम r से निरूपित करेंगे। अब ध्यान रहे, r जो है आपका या तो बराबर होगा 0 के, या फिर 0 से बड़ा होगा। r जो है आपका या तो बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। ये जो r रहेगा आपका। अब इसी आधार पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरफ आइए, आप 225 को 135 से विभाजित करेंगे। कितनी बार टेबल पढ़ा जाएगा? एक बार। 135 मल्टीप्लाई 1, 135 आएगा। माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, या 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो इधर हो गया 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 90। जब आप भाग का सवाल करते हैं तो ठीक इसी प्रकार से करते हैं।
अब इसमें और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में एचसीएफ ज्ञात करने में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जिसको आपको ध्यान से देखना है। मैं यहां आगे की प्रक्रिया लिख देता हूं। यहां आप लिखेंगे आपका जो 225 है वो बड़ा है 135 तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर चरण 1 जहां 225 बड़ा है आपका 135 से। अब इसको जब हम भाग देते हैं तो 225 क्या है आपका, यहाँ पे ये भाजक है आपका, तो 225 बराबर आपका भाज्य कितना है 135 गुना 1 और प्लस 90। आपको प्रत्येक चरण में इसी प्रकार प्रक्रिया को दोहराना है। 225 इजकल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, ये सब का टोटल इधर 225 के बराबर होना चाहिए। अब यहां लिखेंगे हम, चूंकि r बराबर नहीं है 0 के, जो कि क्या है शेषफल, शेषफल बराबर नहीं है 0 के, तो ये प्रक्रिया हम तब तक दोहराएंगे जब तक r इज इक्वल टू 0 नहीं आ जाता। तो अगला क्या करेंगे हम, अब इस बार हम यहां पर 90 से 135 को डिवाइड करेंगे। टेबल कितनी बार पढ़ा जाएगा, एक ही बार पढ़ा जाएगा। 90 × 90 5, और जब 13 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 4। सेम प्रक्रिया को यहां दोहराते हैं। यहां लिखा जाएगा चरण 2। इस बार क्या था आपका 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 45। क्योंकि शेषफल यानी कि r बराबर नहीं है 0 के, इसलिए अब मैं ऊपर लिख देता हूं, नीचे का आपको दिखाई नहीं देगा। शेषफल यानी कि r बराबर नहीं है 0 के, तो इसी प्रक्रिया को हम पुनः चरण 3 में दोहराएंगे। चरण 3 अब करना क्या है, इस 45 से आपको 90 को डिवाइड करना है। 45 का जब टेबल आप 2 बार पढ़ेंगे 45 दूनी हो जाएगा आपका 90, शेषफल नहीं बचता। तो यहां क्या लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 0, क्योंकि शेषफल यानी कि r बराबर है 0 की, अतः आपका HCF जिसको कहेंगे मैश, जिसका पूरा नाम होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, महत्तम समापवर्तक। मैश को क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लास्ट में जिससे हमने इसको डिवाइड किया है वही हमारा HCF होगा। HCF कितना आएगा हमारा 45, यही हमारा दूसरा आपका जो खंड है वो है 196 तथा 38,220। चरण 1 38,220 को आप यहां डिवाइड करेंगे 196 से। क्यों, क्योंकि 38,220 बड़ा है 196 से। तो इस प्रकार पढ़ा पढ़िए, यहां पे एक बार पढ़ा जाएगा 1, यहां आएगा 196
12 में से 6 गए 6 बचेगा, यहाँ 7 रह गया, 17 में से 9 गया तो 8 बचा, 2 रह गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, हमने ये 2 नीचे ले लिया। अब पारा पढ़ के देखेंगे। अब पढ़ा जाएगा आपका 9 बार, 9 6 54, कैरी कितना हुआ आपका 5, 9 9 81 और 5 86, कैरी कितना हुआ 8, 9 एकम 9 और 8 17, 1764, 1764। 12 में से 4 गया 8, या 5 बचा, 5 में से 6 आएगा, कितना बचेगा भाई 9, क्योंकि ये 5 नहीं, इधर से कैरी हो गया तो 15 हो गया, 15 में 6 गया तो 9 बचा, यहां आपका 0 0। अब ये जो 0 है आपकी, ये यहां पर लेके आएंगे हम, ये हो गया 980, 980। देखिए 5 बार टेबल पढ़ेंगे, 5 6 30 और कैरी कितना हो आपका 3, 5 9 45 और 3 48, कैरी कितना हुआ 4 और 5 एकम 5 और 4 9, यहां क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो r इज इक्वल टू क्या आया 0, क्योंकि पहली बार में और पहले चरण में हमारा r इज इक्वल टू 0 आया है, शेषफल जो है वो 0 आया। यहां पर लिखेंगे हम, क्योंकि शेषफल अर्थात r बराबर क्या है 0 है, इसलिए आपका HCF जो है वो आएगा 196, यही आपका आंसर। तीसरा आपका खंड है 867 और 255। वही आप यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के अनुसार देखते हैं, 867 आपका बड़ा है 255 से, तो इस आधार पर आप 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। कितनी बार आप टेबल पढ़ सकते हैं, 3 बार ट्राई करते हैं। 3 पंजे 15, कैरी कितना हुआ 1, 3 पंजे 15 और एक कैरी 16 और फिर से एक कैरी हुआ, 3 दूनी 6 और एक 7, 7 में से 5 गया 2 0 और 8 में 7 गया 1। अब ये आपका चरण 1 हो गया, चरण 1 867 इज इक्वल टू 255 गुणा 3 और प्लस 102, क्योंकि r बराबर आपका 102 है, क्योंकि शेषफल अर्थात r बराबर नहीं है 0 के, इसलिए चरण 2। अब चरण 2 में क्या करेंगे, 102 से 255 को डिवाइड करेंगे। देखिए 2 बार टेबल पढ़ सकते हैं हम, तो 2 दूनी 4 और 0 2 एकम 2, 5 में से 4 जाएगा 1 और 5 एकम 5। इस आधार पर चरण 2 में 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, कभी आप सोचें कि ये 102 तो यहां पर r था और मैंने आप इसको b के रूप में क्यों ले लिया। ध्यान रखना है, ये r था, लेकिन ये सवाल जब यहां तक था तब ये r था। अब इस सवाल को जब पुनः लेंगे, अगर मैं इसको यहां ऐसे ही करूं तो अब ये नवीन सवाल जो है आपका बन गया, तो यहां भी जो आपका ये b के रूप में अर्थात भाज्य के रूप में कार्य करेगा। तो इस प्रकार यहां भी आपका क्या आया, r इज इक्वल टू, यानी कि r बोले तो शेषफल बराबर नहीं है 0 के, तो चरण 3। चरण 3 में प्रक्रिया को दोहराएंगे। अब यहां क्या बचा 51, मैं इधर लिख देता हूं, 51 से आप 102 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार टेबल पढ़ सकते हैं, सीधी सी बात है 2 ही बार पढ़ा जाएगा। 2 एकम 2 0 और 2 पंजे 10, शेषफल क्या बचा आपका 0। अब आप करेंगे क्या, यहाँ पे 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 0, अर्थात r बराबर आपका क्या आया है 0। मैं ऊपर लिखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे का सवाल आपको दिखाई ना पड़े।
चरण 3 में यहां लिख रहा हूं, जहां 102 बराबर है आपका 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, और 0 क्या है आपका, r है आपका 0। तो जब शेषफल बराबर आपका 0 है तो अंतिम जो आपकी संख्या जिससे आपने डिवाइड किया था वो आपका होगा HCF, वो क्या आपका 51, और यही आपका आंसर। नेक्स्ट, आपकी प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का है। ये दिखाना है कि इसके रूप का है। चूंकि सवाल में ही दिया गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ये दिया है। मान लीजिए, माना विषम पूर्णांक a है, तब a बराबर bq + r इसके रूप का होगा। क्योंकि a हमारा विषम पूर्णांक है और b के स्थान पर 6 दिया गया है, 6q + r, इसके रूप में हम इसको रखते हैं। ध्यान रहे, जब a को 6 से भाग देंगे तो भागफल q और शेषफल आपका r आएगा। हमेशा जो आपका r रहने वाला है वो 6 से कम रहेगा, क्योंकि ये शेषफल है। तो आपका जो r है वो हमेशा 6 से कम रहेगा, अर्थात 6 बड़ा होगा r से। तो इस प्रकार r के संभावित मान क्या हो सकते हैं? तो r बराबर 0 हो सकता है, r बराबर 1 हो सकता है, r बराबर 2 हो सकता है, r बराबर 3 हो सकता है, r बराबर 4 हो सकता है। शायद दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी लिखता हूँ। r बराबर 3 हो सकता है, r बराबर 4 हो सकता है, r बराबर 5 हो सकता है, लेकिन r बराबर 6 नहीं हो सकता, क्योंकि r के मान 6 से कम रहेंगे। तो इस प्रकार हमारे जो मान रहेंगे यहां पर a बराबर 6q + 0, a बराबर 6q + 1, a बराबर 6q + 2, a बराबर 6q + 3, यहां भी कहता हूं a बराबर 6q + 4, a बराबर 6q + 5। क्योंकि सवाल में दिया गया है कि हमको ज्ञात करना है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 विषम धन पूर्णांक हैं। अब ज्ञात कैसे करते हैं? जब इसको हम लेंगे तो 6q में जब 0 को ऐड करेंगे तो ये रह जाएगा आपका ओनली 6q। जब इसको हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो 2 तिया 6, अर्थात 3q। कहने का मतलब 2 से 6q विभाजित हो रहा है, इसलिए ये एक सम पूर्णांक होगा। ये सम हुआ आपका। अब 6q + 1, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें देखते हैं 6q + 2, यदि यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर रहेगा 3q + 1 अपॉन 2। 2 से 2 कट सकता है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी कैसा पूर्णांक होगा? सम पूर्णांक होगा।
मैं इसको एक बार रिमूव करता हूं या इधर लेके आता हूं। इसके बाद आता है आपका 6q प्लस 3, इसमें भी आपका 2 कॉमन नहीं आ सकता, 2 डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ 6q प्लस 4 को देखते हैं, 6q प्लस 4, अगर 2 को कॉमन लिया जाए तो अंदर क्या रहेगा, 3q प्लस 2, 2 से विभाजित हो रहा है तो ये भी क्या होगा, समपूर्णांक होगा। इसके बाद बचता है आपका 6q प्लस 5, अर्थात आपका ये और a इज इक्वल टू 6 प्लस 4, ये सभी क्या होंगे, 2 से विभाजित हैं, तो ये आपके समपूर्णांक होंगे। मैं इसको रिमूव करके लिख देता हूं यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। इस प्रकार 6q और 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 कैसे हैं, यह सम धन पूर्णांक है, क्योंकि इन सभी में 2 गुणनखंड है, लेकिन 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये सभी 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह विषम धन पूर्णांक होंगे। और यही हमें क्या करना था भैया, यही हमें सिद्ध करना था। आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, बार बार इसको चला करके देखिए जब तक आपके समझ में अच्छे से नहीं आता। आपका तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक सेना के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें। ध्यान रहे सवाल में दिया गया है क्योंकि कुल सदस्य 616 है, 616 सदस्य हैं जिनको एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक सेना के बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च कितने सदस्यों के पीछे करना है भाई, कितने सदस्यों के पीछे करना, 32। तो यहां अधिकतम संख्या पूछी गई है, अधिकतम। तो जहां अधिकतम की बात आए वहां ध्यान रखना है, इसका मतलब है कि उन्होंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की है, अधिकतम। तो यहां आपको निकालना है HCF, इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के द्वारा हल करने पर, अब चूंकि 616 का बड़ा है 32 से, तो चरण 1 616 को 32 से विभाजित करते हैं। 32 ही कम 32, 11 में से 2 जाने के बाद कितना बचेगा, 9 या 5 रहा, 5 से 3 गया 2 और 6 को उतारने पर 296। 9 बार टेबल पढ़ते हैं, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 कैरी 28, 16 से 8 गया 8 0 0। चूंकि A इज इक्वल टू BQ प्लस R,
इसके माध्यम से जब हम देखते हैं तो r इज इक्वल टू यहां नहीं है 0 के, अर्थात 616 बराबर 32 गुना 19 और प्लस 8। अब चूंकि यहां पर हमारा r इज इक्वल टू 8 है तो पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, मैं ऊपर लिखूंगा इसको। चरण 2 को अब चरण 2 a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आपका 32 बड़ा है 8 से, तो यहां 8 से आप 32 को डिवाइड करेंगे, 8 चौका 32। r बराबर 0 है, इसलिए HCF बराबर कितना आएगा 8, जो कि यही आपकी अधिकतम पूछी गई संख्या है। जो आपसे प्रश्न में पूछी है यही वो आपसे अधिकतम संख्या पूछी गई है और यही हमारा आंसर भी है। आपका सवाल नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। इसमें संकेत भी दिया गया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 तथा 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए तथा दिखाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए, क्योंकि आपको ज्ञात है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a = bq + r, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आधार होता है और प्रत्येक भाग के सवाल में भी आप इसी नियम का अनुसरण करते हैं। यदि a को b से भाग किया जाए तो भागफल क्यों आएगा और शेषफल आपका r रहेगा, जो सदैव b से कम होगा, अर्थात भाजक से कम होगा। तो b क्या होता है, सदैव r से बड़ा होता है, r से बड़ा होता है। और r क्या होता है, r या तो 0 से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। अब चूंकि आपके सवाल में दिया गया है m के लिए 3m या 3m+1, अर्थात यहां b = आपका 3m से है, तो b का मान कितना आएगा, b का मान 3 लेंगे। b का मान 3 लेने पर हम देखते हैं, और अभी हमने बताया कि r का जो मान है आपका हमेशा b से कम होगा। तो पहले चरण में नंबर 1 पोजीशन में हम देखते हैं कि r का मान या तो 0 होगा, या r का मान 1 होगा, या r का मान 2 होगा, लेकिन r का मान 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3
b इज इक्वल टू ऑलरेडी से रखा गया है। अब इन कंडीशंस को लेकर के हल करते हुए चलते हैं। जब r बराबर 0 हो तो a बराबर 3q प्लस 0। सवाल में दिया गया है, सवाल के अंदर कि दोनों ओर का वर्ग करने पर, क्योंकि इसको वर्ग के रूप में दर्शाया गया है, तो दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग। क्यों? क्योंकि जब इस पे 0 का ऐड करेंगे तो इसका मान केवल 3q ही रहेगा, अर्थात यहां a बराबर 3q यही आएगा। दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दिया 9q स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, ऐसे भी 3 दिया 9। अब यहां मान लेते हैं, माना 3q स्क्वायर बराबर m, तब क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 3m, a स्क्वायर बराबर 3m। हो सकता है शायद आपको नीचे से दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। जब a स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि 3q स्क्वायर बराबर हमने क्या माना है, m माना है, तो ये 3 एज इट इज रहेगा और इसके स्थान पर m। ये आपकी पहले वाली कंडीशन आ गई है। अब दूसरी स्थिति इसकी लेते हुए मैं इसको आज साफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। दूसरी स्थिति है जब r बराबर 1 रखने पर, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। 3q को मानते हैं a और 1 को लेते हैं b, तो यहां पर एक रूल आपका लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q अर्थात a का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1, तो 3 दिया 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 2 दिया 6q। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, यहां भी देता हूं। अब आप a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इन दोनों भाग से आप 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लिया तो 3 दिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और प्लस 1 बाहर लेते हैं। अब यहां हम मान लेते हैं, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। ये रखने पर क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसके स्थान पर लिया हमने m प्लस 1। अतः a को अर्थात x को धनात्मक पूर्णांक मानते हुए यहां आपके मान आते हैं 3m और 3m प्लस 1। ये इसके रूप का हो सकता है, इसके रूप का होता है। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपका उत्तर है।
ये जो लाइन है आपकी, ये आपके बोर्ड में दिखाई नहीं दे रही है, इसको मैं ऊपर लेता हूं, यहां से इस वाली लाइन को मैं यहां लेके जाता हूं। जब हमने 3q² प्लस 2q को m के इक्विवेलेंट मान लिया, तो यहां आपका क्या आएगा, a² इक्वल टू 3m प्लस 1। इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करने पर क्या आता है, 3m और 3m प्लस 1, ये इसके रूप का होता है, रूप का होता है। और यही हमको सवाल में सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर है। इसे क्या कहेंगे हम, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। सवाल नंबर 5 है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का, माना धनात्मक पूर्णांक a है। क्योंकि सवाल में दिया गया है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। a जहां भाज्य है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा a इज इक्वल टू b³ प्लस r, इस आधार पर a बराबर b के स्थान पे क्या रहेगा आपका, 9q प्लस r। स्क्रीनशॉट लेते रहे, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा। a बराबर 9q प्लस r। जब a को 9 से विभाजित करेंगे तो भागफल क्यों आएगा और शेषफल r, जहां r हमेशा 9 से कम रहेगा। इस प्रकार r के जो मान आएंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो सकते हैं, लेकिन 9 नहीं हो सकते, क्योंकि शेषफल जो है हमेशा भाजक से कम होता है। तो इस प्रकार r के मान रखने पर सबसे पहले a बराबर 9q प्लस 0 या a इज इक्वल टू 9, क्यों, क्योंकि 0 को जब जोड़ेंगे तो ये 9q एज इट इज रहेगा। अब चूंकि सवाल में दिया है घन, तो दोनों ओर का घन करने पर क्या करेंगे, a का घन बराबर 9q का घन, a घन रहेगा आपका, और बराबर में जब 9q का घन करेंगे तो इसका मतलब है कि 9q की आपस में 3 बार गुणा, 9 81 और 81 निमा 729 और 1 2 3 क्यों का घन। यहां क्या आएगा,
729 क्यों का घन। फिर से ऊपर लेके जाता हूं आपको सवाल, ताकि बोर्ड पर सही से दिखाई देता रहे। अब a घन बराबर 729 क्यों घन। यहां हम क्या करते हैं कि इसमें से a घन बराबर 9 क्यों घन को 9 को कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 81 क्यों का घन, क्यों क्यूब। यहां क्या लिखेंगे, माना 81 क्यों की क्यूब बराबर m। इसको हमने m के बराबर मान लिया, तब a घन इज इक्वल टू आएगा 9m। आपका पहला जो चरण है, पहली जो स्थिति है वो आपकी क्लियर हो चुकी है। अब दूसरी स्थिति लेते हैं, सेकंड नंबर पर r इज इक्वल टू 1 रखने पर, 1 रखने पर तब क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 9 क्यों प्लस 1, दोनों ओर का घन करने पर क्या करेंगे, यहां करता हूं a इज इक्वल टू 9 क्यों प्लस 1, दोनों ओर का घन करने पर। ध्यान रहे 9 क्यों, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तब आपके पास एक समीकरण बनता है, एक समीकरण बनती है a प्लस b की क्यूब, जिसको सूत्र में खोल करके देखेंगे ये आता है आपका a घन प्लस b घन प्लस 3ab इंटू a प्लस b ब्रैकेट में। जब इसको पूर्णतः ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्योंकि जब इसकी यहां पर मल्टीप्लाई होगी तो a स्क्वायर और b जो का त्यों, फिर यहां 3a एज इट रहेगा और b भी b स्क्वायर। अब इस सूत्र के अनुसार इसमें मान रखेंगे तो a घन बराबर क्या होगा, 9 क्यों का स्क्वायर, क्यों का घन प्लस 1 का घन प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, अर्थात 9 क्यों का स्क्वायर इंटू b 1 प्लस 3 इंटू a 9 क्यों प्लस b का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर। हल करते हैं, 9 81 और 81 निमा 729 क्यों का घन प्लस 1 की तो कितनी भी घात हो 1 ही रहेगा, प्लस 9 81 क्यों स्क्वायर और गुणा 3 गुणा 1 करेंगे तो मान सेम रहेगा, प्लस 9 तिया 27 क्यों। बराबर शायद यहां दिखाई नहीं देगा, इसको ऊपर लेके आते हैं, 729 क्यों घन प्लस 1 प्लस 81 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 अठे 24 243 क्यों स्क्वायर प्लस 27 क्यों। अब यहां से इधर आपका a घन बराबर में रखा हुआ है, तो a घन बराबर यहां से हम 9 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा आपका 81 क्यों घन प्लस
9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 तिया 27, 3 क्यों। और प्लस में ये 1 को हमने यहां बाहर ले लिया। अब माना 81 क्यों घन प्लस 27 क्यों स्क्वायर प्लस 3 क्यों इज इक्वल टू m। तब क्या होगा, a घन बराबर 9m, इस सारे को हमने m के बराबर मान लिया, तो ये क्या हो गया 9m और प्लस 1। तो आपकी दूसरी स्थिति भी क्लियर हुई। अब तीसरी स्थिति को हल करते हैं। तीसरी स्थिति में क्या आएगा आपका, r इज इक्वल टू 2 रखने पर a बराबर 9 प्लस 2। पुनः इसको ऊपर लेके आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। जब a बराबर 9 प्लस 2 रहेगा तो दोनों ओर का घन करने पर तो a बराबर 9 प्लस 2 दोनों ओर का घन करने पर a प्लस b का घन, पहले वाला सूत्र ही रहेगा। तो a घन बराबर a का घन 9 का घन प्लस b का घन 2 का घन प्लस 3ab या 3a स्क्वायर b, 3 गुणा a का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और गुणा 2 प्लस 3 गुणा a 9 और गुणा b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। देखिए खोलते हैं इसको। 9 9 81 729 क्यों का घन प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 और 9 9 81 क्यों स्क्वायर और गुणा में 6 प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और गुणा में 9 क्यों। पुनः खोलते हैं। 729 क्यों का घन प्लस, मैं इसको 8 को उधर लेके जाऊंगा, इसकी यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6 और 6 थे 48, 486 क्यों स्क्वायर और प्लस में 12 डिमा 108 क्यों और प्लस 8 इक्वल टू में क्या है, a का घन। ये सभी किसके बराबर है, a के घन के बराबर है। अब चूंकि यहां से भी हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे भैया, 9m कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लेते हैं यहां से भी, तो अंदर क्या रहेगा 81 क्यों घन प्लस 9 पंजे 45 3 और 9 चौक 36 क्यों स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 12 क्यों और प्लस 8 को हमने बाहर लिया। अब इस सब के बराबर माना, अच्छा यहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लाइन में पूरी की पूरी ऊपर लेके जाता हूं। ये घन मार्कर काम नहीं कर रहा है। ये घन बराबर 9 हमने यहां कॉमन लिया तो 81 क्यों घन प्लस 54 क्यों स्क्वायर प्लस 12 क्यों और प्लस 8 माना 81 क्यों घन प्लस 54 क्यों स्क्वायर प्लस 12 क्यों
बराबर है m के, तब क्या होगा a घन बराबर 9, चूंकि ये सारा जो है बराबर किसके हो गया m के, तो 9m और प्लस में क्या बचा 8। अतः सवाल में क्या पूछा था कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अतः यूक्लिड विभाजन से हमें पता लगा कि ये जो आपका सवाल है उसमें जो आपसे पूछा गया था कि कोई धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो ये इसके रूप का होता है। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। अगर आपको सवाल सही लगे, समझ में आए, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे की कंटिन्यू पढ़ाई आपकी चलती रहे और हम की सारी प्रश्नावली हल करते रहें।